दोस्तों यार ये मूवी ना थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाली है, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान देकर देखना होगा। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो दुल्हन के जोड़े में एस्केलेटर पर लेटी होती है और उसके हाथ में किसी तरह की डायरी भी होती है। लेकिन आखिर ये महिला है कौन और ये ऐसा क्यों लेटी हुई है, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम कार्लो और ओलिवर नाम के दो चोर भाइयों को देखते हैं। जहां कार्लो जब घर आता है तो उसे ओलिवर काफी घबराया हुआ दिखाई देता है। कार्लो जब उससे उसकी घबराहट का कारण पूछता है तभी वहां पर मार्को नाम का पुलिस ऑफिसर आ जाता है और यही दोस्तों ओलिवर की परेशानी का कारण है, क्योंकि हुआ यह है कि ओलिवर ने पुलिस वाले को डर के मारे कार्लो और अपने द्वारा की हुई सारी चोरी के बारे में बता दिया। अब ये सुनकर कार्लो भी परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। फिर पुलिस ऑफिसर मार्को उन दोनों को पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, लेकिन तभी वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे होते हैं ना, तभी मार्को उनको शॉट कर देता है और गोली सीधे कार्लो के पैर में लग जाती है। घायल हो जाता है वो। इसी बीच उन्हें किसी तरह के धमाके की आवाज आती है। सभी को लगता है कि शायद बिल्डिंग पर हमला हुआ है, इसलिए सारे लोग लिफ्ट के जरिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं, पर दुर्भाग्य से दरवाजा ही नहीं खुलता। तब वो लोग सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हैरानी की बात यह होती है कि वो जितनी भी बार नीचे जाते दोबारा उसी जगह पर आ जाते, वहीं पर जहां कार्लो को गोली लगी थी। ये देखकर तीनों ही परेशान हो जाते हैं कि ये भूल भुलैया क्या हो गई, वो नीचे नहीं जा पा रहे हैं। ओलिवर तो बेचारा अपने भाई के लिए परेशान होता है कि अगर कार्लो जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो उसकी जान भी जा सकती है। मगर पुलिस ऑफिसर मार्को उनसे कहता है कि ये तुम्हारी बिल्डिंग है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता होना चाहिए, मुझे जल्दी बताओ वरना मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। लेकिन ओलिवर और कार्लो दोनों खुद ही परेशान थे कि उस धमाके के बाद न जाने इन्हें क्या हो गया कि बिल्डिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साथ ही इतनी बार ऊपर नीचे करने की वजह से इन्हें प्यास भी काफी लग जाती है। इसलिए मार्को वहां पर मौजूद एक वेंडिंग मशीन को तोड़कर उसमें से पानी और चिप्स ले लेता है ताकि थोड़ी बहुत प्यास बुझा पाए। अब ऐसे ही बिल्डिंग में फंसे हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब तक वो वहां से बाहर नहीं निकल पाए। साथ ही कार्लो की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मानो अब वो वहीं पर दम तोड़ देगा। तब मार्को ओलिवर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर कार्लो को शूट नहीं किया। फिर मार्को ओलिवर को अपने परिवार के बारे में भी बताता है कि मेरा परिवार घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे तो लगता है कि अब शायद ही मैं कभी उनसे मिल पाऊंगा। तभी कार्लो की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। वो ओलिवर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सारी खुशियां नहीं दे पाया। हमने हमेशा सोचा था कि जो समय निकल रहा है वो बुरा है, आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, हर आने वाले समय के बाद हमें महसूस होता है कि जो गुजर चुका था वही अच्छा था। इसलिए अभी जो पल तुम्हारे पास है ना, तुम उसको जी भर के जियो। इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देता है और ये देखकर ओलिवर एकदम टूट सा जाता है। अगले सीन में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें पिता रॉबर्ट, माँ सैंड्रा, छोटी बेटी कैमिला और बड़ा बेटा डैनियल शामिल होते हैं। साथ ही रॉबर्ट सैंड्रा का दूसरा पति भी है दोस्तों। उसके पहले पति से उसका डाइवोर्स हो चुका है और अभी छुट्टियों की वजह से सैंड्रा अपने दोनों बच्चों को उनके असली पिता के पास घुमाने लेकर जा रही है, जिसमें रॉबर्ट भी शामिल होता है। हालांकि डैनियल रॉबर्ट को उतना पसंद नहीं करता, लेकिन रॉबर्ट पूरी कोशिश करता है कि वो सैंड्रा के दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार कर पाए। अब सभी परिवार के लोग आधा सफर तय करने के बाद एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां अनजाने में रॉबर्ट कैमिला को नींबू का जूस पिला देता है। दरअसल उसे याद नहीं होता कि कैमिला को अस्थमा है और नींबू से उसे अस्थमा अटैक आ सकता है, और होता भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। जूस पीते पीते कैमिला को अस्थमा आ जाता है। अब ये देखकर सैंड्रा और बाकी सभी घबरा जाते हैं। फिर जल्दी से कैमिला का इनहेलर ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसे सांस लेने में ना बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब रॉबर्ट अपने जेब से इनहेलर निकालने की कोशिश करता है तो गलती से उसके हाथों से वो नीचे गिर जाता है और उस पर पैर रखने की वजह से वो टूट भी जाता है। अब ये देखकर रॉबर्ट घबरा जाता है कि अब कैसे बचाएं उसको। साथ ही सैंड्रा एक्स्ट्रा इनहेलर भी नहीं लेकर आई थी। वो रॉबर्ट से कहती है हमें वापस चलना होगा, कैमिला की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन जैसे ही वो सभी ने वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें किसी धमाके की आवाज आती है, लेकिन वो सभी इस पर इतना ध्यान नहीं देते और घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन धमाके के बाद ही उनके साथ भी ओलिवर और बाकियों की तरह वही चीजें रिपीट होने लग जाती है। वो जिस गैस स्टेशन पर थे ना, वो बार बार उसी के पास आ जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर ये भूल भुलैया वाला क्या सीन हो रहा है। ऊपर से कैमिला की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, उनके साथ एक और हैरान कर देने वाली चीज होती है। उनकी गाड़ी में जो घड़ी होती है ना, उसके हिसाब से रात के 7 से ज्यादा हो चुका है, पर अभी भी सूरज सर पर होता है। इस चीज से ये सभी घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है आखिर। साथ ही पूरा गैस स्टेशन भी खाली होता है, जहाँ उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन हाँ, वहाँ खाने पीने की चीजें जरूर मौजूद होती है। अब जैसे जैसे समय बीतता है ना, कैमिला की तबीयत उतनी ही ज्यादा खराब होती जा रही होती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत और अजीब से रिपीट होने वाले इस रास्ते से सैंड्रा इतनी परेशान हो जाती है कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लग जाता है। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और बेचारी कैमिला अपनी जान गंवा बैठती है।
अब हमें करीब 35 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां उस बिल्डिंग के अंदर ओलिवर और मार्को अभी तक फंसे हुए थे। वहीं मार्को एकदम बूढ़ा हो चुका है। वो दोनों उसी वेंडिंग मशीन से मिले खाने को अब तक खाकर जिंदा है, क्योंकि हर 24 घंटे पर वो वेंडिंग मशीन दोबारा से भर जाती है। वो दोनों उस धमाके के बाद से ही एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, जो हर 24 घंटे में रिपीट होता है। दोस्तों, इसमें चीजें तो वापस आ जाती हैं, लेकिन इंसान वापस नहीं आता, क्योंकि कार्लो को मरे हुए 35 साल गुजर चुके हैं और इन 35 सालों में हजारों बार टाइम रिपीट हुआ है, लेकिन वो दोबारा जिंदा नहीं हुआ। अब इतने सालों तक एक ही जगह रहने की वजह से उन दोनों के दिमाग पर काफी गहरा असर होता है, जिसमें मार्को को देखें तो वो तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया है, लेकिन ओलिवर उसने खुद को जैसे तैसे संभाल कर रखा होता है, क्योंकि वो मार्को से काफी कम उम्र का था और अभी भी वो करीब 50 से 60 साल के बीच का होगा। लेकिन मार्को की उम्र 80 से 90 तक पहुंच चुकी है और उन दोनों ने ये 35 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे, जहां वो दोनों पूरी तरह से बिल्कुल अपनी हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि अब वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट और उसके परिवार को देखते हैं, जिसका परिवार भी 35 साल से वहीं पर फंसा हुआ है। वो लोग भी गैस स्टेशन से मिली चीजों से अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां भी चीजें 24 घंटे में रिपीट होकर वापस आ जाती हैं। लेकिन कार्लो की तरह कैमिला भी दोबारा जीवित नहीं हुई। तो वहीं डैनियल ने इनहेलर का पूरा पहाड़ बना दिया होता है, क्योंकि इनहेलर धमाके के कुछ टाइम पहले हुआ था और हर 24 घंटे के बाद इनहेलर उनके पास वापस आ जाता है। लेकिन कैमिला वापस नहीं आती, क्योंकि जब उसे अस्थमा का अटैक आया था तो वो 24 घंटे तक अपने आप को जीवित नहीं रख पाई थी, वरना अगर वो जिंदा रह जाती तो 24 घंटे के बाद फिर से इनहेलर वापस आ जाता, जिससे उसकी जान बच सकती थी। अब हम डैनियल को देखते हैं, जिसका चेहरा अब तक हमको दिखाया नहीं गया था वैसे, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि मार्को ही होता है। जी हाँ, वही मार्को जिसने कार्लो को बिल्डिंग के अंदर शूट कर दिया था। पर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमें आगे पता चलेगा। आप हार मत मानेगा दोस्तों, ये आगे देखिए पूरा। अब कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं तो सैंड्रा भी मारी जाती है, जिसकी वैसे कुछ सालों पहले से हालत ठीक नहीं चल रही थी। उसने बोलना तक बंद कर दिया था, अब बेचारी की जान जा चुकी है। फिर रॉबर्ट और डैनियल उसको दफनाने आते हैं, पर तभी रॉबर्ट को भी दौरा पड़ने लग जाता है, मानो उसका भी टाइम आ चुका हो। वो जैसे ही मरने वाला होता है तो डैनियल से कहता है, मुझे सब याद आ गया है कि मैं कौन हूँ, शायद अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरी पहचान याद आ गई है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं रॉबर्ट नहीं हूँ। हमने जो 35 साल यहाँ पर बिताए हैं वो झूठी पहचान के साथ बिताए। मैं असल में रूहान नाम का एक आदमी हूँ। आज से करीब 70 साल पहले जब मैं 10 साल का था तो अपने एक दोस्त के साथ नाव की सवारी कर रहा था, जिसे जुआन नाम का एक आदमी चला रहा था। लेकिन नाव में हुई एक दुर्घटना के कारण मेरे दोस्त को चोट लग गई, पर उसके बाद से ही हम पूरे 35 सालों के लिए उसी नाव में सफर करते रह गए, क्योंकि वहां पर किसी तरह का टाइम लूप स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब जुआन के मरने का टाइम आया तो उसने मुझे बताया कि अगर तुम्हें इस लूप को तोड़ना है तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कौन हो, तभी जाकर तुम इस लूप से बाहर निकल पाओगे। उसके बाद मैंने खुद की पहचान को याद रखने के लिए नाव में लगी एक बैम्बो का छोटा टुकड़ा अपने पास रख लिया था, ताकि ये मुझे मेरी पहचान याद दिलाने में मदद करे। लेकिन जब मैं तुम्हारी माँ से मिला ना तो उसके बाद मैं सारी चीजें भूलने लगा, और उस बैम्बो के टुकड़े को भी मैंने हमारी रोड ट्रिप के टाइम गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसके बाद ही हमारा टाइम लूप स्टार्ट हुआ है। यानी कि दोस्तों, लूप धमाके से नहीं बल्कि रॉबर्ट के बैम्बो के उस टुकड़े को फेंकने के बाद से शुरू हुआ, क्योंकि उसने धमाके से थोड़ी देर पहले उस टुकड़े को फेंक दिया था, जिसके फेंकते ही रॉबर्ट ने अपनी रूहान वाली पहचान को भुला दिया, जिस वजह से वो दोबारा इस लूप में फंस गया। अब रॉबर्ट डैनियल से कहता है कि तुम्हें भी याद रखना होगा कि तुम कौन हो, वरना तुम भी मेरी तरह 35 साल के लिए इस लूप में फंस जाओगे, और जब तुम्हारा मरने का टाइम करीब आएगा तब तुम्हें तुम्हारी पहचान याद आएगी। अब इसके बाद हम उसी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहां बूढ़ा मार्को, जो कि असल में डैनियल ही था, उसके भी मरने का टाइम नजदीक आ चुका होता है। इसीलिए वो ओलिवर को समझाता है कि तुम्हें खुद के बारे में याद रखना होगा, वरना तुम भी 35 सालों के लिए इस लूप में फंस जाओगे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर ओलिवर को मार्को की बात समझ ही नहीं आती, उसी तरह डैनियल को भी रॉबर्ट की बातें पल्ले नहीं पड़ती, और इसके बाद रॉबर्ट अपना दम तोड़ देता है। तो इधर ओलिवर के सामने मार्को भी मारा जाता है। साथ ही दोनों ने मरने से पहले ओलिवर और डैनियल को एक डायरी दी होती है, ताकि वो उस डायरी में अपने बारे में लिख सके, जिससे वो खुद को याद रखने में आसान कर पाए। अब अगर दोस्तों आपको कंफ्यूजन है कि आखिर ये डैनियल और मार्को का सीन क्या है, तो मैं ये आपको थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, इसलिए अंत तक बस बने रहिएगा। इसके बाद डैनियल को आगे बढ़ते हुए एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई देती है, तो वहीं इधर ओलिवर को बिल्डिंग के बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन मार्को ने ओलिवर को और रॉबर्ट ने डैनियल को कहा था कि तुम्हें अपनी पहचान याद रखनी है, वरना यहाँ से बाहर जाने के बाद वो फिर से दूसरे लूप में 35 साल के लिए फंस जाएंगे। यानी कि दोस्तों, एक चीज तो क्लियर है कि ये लूप 35 साल तक चलता है। अगर 35 साल के बाद उन्होंने अपनी पहचान याद रखी तो वो दोबारा इस लूप का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन यादें भुलाने के बाद वो दोबारा से लूप का शिकार होकर 35 साल के लिए फिर फंस जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डैनियल और ओलिवर मार्को और रॉबर्ट की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें अपने सामने खुली आजादी दिख रही थी। इसीलिए वो दोनों भी रॉबर्ट की तरह अपनी डायरी को वहीं छोड़कर
डैनियल पुलिस की गाड़ी में तो ओलिवर लिफ्ट के अंदर जाता है और दोनों अपनी यादें भुला देते हैं। डैनियल को जिस पुलिस वाले की गाड़ी मिली थी वो मार्को नाम के पुलिस ऑफिसर की थी और अब सारी यादें भुलाने के बाद डैनियल खुद को ऑफिसर मार्को समझने लगता है और वहां से ओलिवर और कार्लो को पकड़ने निकल जाता है, जो कि हमने मूवी की शुरुआत वाले सीन में देखा था दोस्तों। तो मार्को उन दोनों को पकड़ने आया था, ये तो हमने देखा। तो वहां आने के बाद वो फिर से 35 साल के लूप में फंस गया, जहां उसने अपने साथ ओलिवर और कार्लो को भी इस लूप का हिस्सा बना दिया। लेकिन जब 35 साल गुजरने के बाद उसके मरने का टाइम करीब आया तो उसने अपनी सच्चाई ओलिवर को बताई कि वो असल में मार्को नहीं बल्कि डैनियल है, ताकि ओलिवर उस लूप से बाहर आ जाए और दोबारा इस लूप में ना फंसे। पर एक और चीज, जैसे डैनियल ने रॉबर्ट की बात नहीं मानी थी, मतलब इसी मार्को ने नहीं मानी थी, तो ओलिवर भी यहाँ पर डैनियल की बात पर भरोसा नहीं करता। अभी के लिए दोस्तों मार्को और डैनियल एक ही इंसान है, समझ लीजिए। और फिर ओलिवर जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाता है वो अपनी यादें भुला देता है, जिस वजह से उसे वहाँ पर लिफ्ट संभालने वाले आदमी काल का यूनिफॉर्म दिखाई देता है, जो देखकर उसे लगता है कि वो काल ही है और अब से वो फिर लूप में फंस चुका है, जो आगे चलकर काल बन जाएगा। और अब वो जिसको अपने साथ लूप में फंसाएगा उसे वो मरने से पहले बताने की कोशिश करेगा कि इस लूप से बाहर कैसे निकला जा सकता है। और अगर उसके साथ जो भी आदमी फंसेगा उसने अगर ओलिवर की बात मानी तो वो लूप से आजाद हो जाएगा, वरना वो भी डैनियल, रॉबर्ट और ओलिवर की तरह दोबारा फंस जाएगा। अब हमें रॉबर्ट, डैनियल और ओलिवर की जिंदगी की अलग अलग पॉसिबिलिटी को दिखाया जाता है कि अगर उन्होंने लूप में ना फंसकर खुद की पहचान याद रखी होती तो उनकी जिंदगी किस तरह से गुजर सकती थी। लेकिन उन तीनों ने गलत फैसला लिया और लूप में फंस गए। जिसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं, जिसे लिफ्ट में एक शादीशुदा कपल दिखाई देता है। लेकिन तब ओलिवर, जो अपनी यादें भुला चुका था, वो उन कपल को देखकर एकदम जल उठता है और अपने पास रखी एक मधुमक्खी को उस महिला के पति पर छोड़ देता है, जो उसे काट लेती है। साथ ही उसके पति को मधुमक्खी की डंक से एलर्जी भी थी, इसलिए वहां पर उसकी हालत खराब हो जाती है। पर अब जिस होटल में वो रुके थे उन्हें वहां से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का लूप स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जिसमें उस महिला के पति को मारा जाएगा। लेकिन उस आदमी की पत्नी और ओलिवर, जो कि अब काल बन चुका है, वो दोनों 35 साल तक उस लूप में फंसे रहेंगे। और जब काल के मरने का टाइम करीब आएगा तो उसे सारी चीजें याद आ जाएंगी। तब वो उस महिला को समझाने की कोशिश करेगा कि इस लूप से कैसे बचा जा सकता है। यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस बूढ़ी महिला को दुल्हन के जोड़े में देखा था वो यही लड़की थी दोस्तों, जिसके पति को काल ने मधुमक्खी से कटवा दिया। साथ ही लूप के एक्टिवेट होने का धमाके से कोई लेना देना नहीं था, वो तो हम व्यूअर्स को समझाने के लिए था कि यहाँ से लूप शुरू हो गया है। लूप तो यादें भुला देने के बाद ही शुरू होता है, पर मूवी में ये नहीं बताया गया कि ये लूप कैसे शुरू हुआ और कब ये खत्म होगा, क्योंकि जुआन भी लूप का शिकार था, जिसने रॉबर्ट को लपेटे में ले लिया था। रॉबर्ट ने डैनियल को, डैनियल ने ओलिवर को और अब ओलिवर ने उस कपल को। उम्मीद है दोस्तों आपको मूवी समझ में आ गई होगी, वरना दिमाग तो सच में मेरा भी घूम गया। बाकी आप भी अपनी पॉसिबिलिटीज कमेंट्स में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।